दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दुनिया में इस समय अनेक युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध और अब इजराइल के साथ ईरान का युद्ध। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान भी हाल ही में युद्ध की कगार पर ही थे। इन युद्धों के बीच सोशल मीडिया पर युद्ध की प्रौद्योगिकी और तकनीक पर काफी बातें होती रही हैं। यह भी कहा गया कि भविष्य में युद्ध उन्नत प्रौद्योगिकी की राह से ही जीते जाएंगे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि युद्ध में उन्नत प्रौद्योगिकी और सैनिकों की बहादुरी में से अधिक महत्वपूर्ण कौन है? क्या बहादुरी और देश के लिए जान देने का जज्बा उन्नत युद्ध प्रौद्योगिकी का मुकाबला कर सकता है? तो आइए आज प्रसंग में इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। प्राचीन काल के युद्ध समक्ष में लड़े जाते थे। सैनिक प्रत्यक्ष युद्ध में एक दूसरे पर सामने से हमला करते थे और शारीरिक बल या शस्त्र कौशल की बदौलत अपने शत्रु का संहार करते थे। ऐसे में बहादुरी युद्ध के लिए आवश्यक थी। कायर व्यक्ति सामने से तलवारों, भालों, चाकुओं आदि का सामना नहीं कर सकता। फिर भी इतिहास गवाह है कि उस प्राचीन काल में भी तकनीक और प्रौद्योगिकी का युद्ध में बड़ा महत्व था और अक्सर उन्नत प्रौद्योगिकी से संपन्न लोग ही युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। आइए प्राचीन काल के युद्धों और उस समय की तकनीक और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण विजय प्राप्त करने के कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि उस समय भी प्रौद्योगिकी का उपयोग युद्ध जीतने के लिए क्यों जरूरी था। प्रारंभ में आदि मानव नुकीले पत्थरों का उपयोग हथियारों के रूप में करता था। बाद में तांबे और लोहे के हथियारों का उपयोग किया जाने लगा। ग्रीक सेना के वरिष्ठ अधिकारी कांस्य के भालों का उपयोग करते थे, जो लोहे और तांबे से कहीं अधिक मजबूत थे। ग्रीक नायक एकिलिस का भाला ऐश नाम के पेड़ के काले रंग की लकड़ी का बना था और उसका नुकीला सिरा कांस्य का था। फिल्म ट्रॉय के इस दृश्य में आप एकिलिस को हेक्टर पर भाला फेंकते हुए देख सकते हैं। उसका भाला इतना तेज है कि वो हेक्टर के शरीर से सीधा आर पार हो जाता है। Warn the men. Wait. प्राचीन काल के योद्धाओं के धनुष, तलवारें और गदाएं भी विशेष होती थीं और उन्हें नाम भी दिए जाते थे। वे तरह तरह के मिश्र धातुओं या एलॉयज की बनी होती थी, जो उन्हें मजबूती और तेज धार प्रदान करते थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। कृष्ण का अपना विशेष हथियार सुदर्शन चक्र था, जो शत्रु की गर्दन काटकर उनके पास वापस आ जाता था। मध्यकाल में भी योद्धा अपने तलवारों को नाम दिया करते थे। शिवाजी की तलवार का नाम भवानी तलवार था। जब सिकंदर और पोरस की सेनाएं हाइडेस्पिस नदी के तट पर युद्ध के लिए एकत्र हुई तो पोरस के पास बहुत बड़ी सेना थी और भीमकाय हाथी भी थे, परंतु सिकंदर के घोड़ों की चपलता का मुकाबला वो नहीं कर पाए और पोरस युद्ध हार गया। पोरस कम बहादुर नहीं था, परंतु उसके हाथियों की पुरानी तकनीक की सेना सिकंदर की नई तकनीक की घुड़सवार सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। What happened when Alexander the Great saw the elephants of India's King Porus? When the formidable Macedonian conqueror faced the mighty Indian King Porus in the Battle of the Hydaspes, he encountered a significant challenge against the war elephants that formed a big part of Porus's army. But you see, Alexander was smart. He devised a clever strategy. He directed his archers to focus on the Mahouts to disrupt coordination and cause panic. He also let the agile chariots and cavalry harass the elephants from the sides and create confusion. He didn't stop there. He made sure that loud noises, trumpets, and war cries further agitate the elephants, amplifying chaos. The core of Alexander's strategy lay in the Macedonian phalanx formation, a tightly packed shield wall that presented an impenetrable defense.
With these tactics, Alexander's forces neutralized the threat and secured victory. युद्ध में सैनिकों के संख्या बल के आगे तकनीक की जीत की अगली कहानी पानीपत की पहली लड़ाई है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को बाबर के मात्र 12,000 सैनिकों के तोपखाने ने परास्त कर दिया। देखिए YouTube के चैनल हिस्ट्री कासल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में किस तरह से तोप गन पाउडर का उपयोग करके बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। दिन था 20 अप्रैल सन 1526 का और हरियाणा के निकट पानीपत का मैदान इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बना। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत के मैदान में आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। बाबर के पास इब्राहिम लोदी की सेना के तुलना में बहुत छोटी सेना थी। लगभग 12,000 प्रशिक्षित सैनिक थे, लेकिन बाबर की सेना में तोपखाना और घुड़सवार धनुर्धारी सैनिक शामिल थे, जो बहुत शीघ्रता से दुश्मन पक्ष पर हमला करने में सक्षम थे। इधर इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1,000 सैनिक थे, लेकिन ये सैनिक बहुत ज्यादा प्रशिक्षित नहीं थे, बल्कि सेना में और इब्राहिम लोदी के सेनापतियों में इब्राहिम लोदी के प्रति असंतोष व्याप्त था। सेना का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं था। इसके अतिरिक्त इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1,000 हाथी थे, जो किसी भी युद्ध में दुश्मन पक्ष पर हमले करने में सक्षम थे। इस युद्ध से पहले का इतिहास गवाह है कि जिसके पास ज्यादा सैन्य बल होता था, वही राजा युद्ध में विजय प्राप्त करता था। परंतु इस युद्ध के बाद भारत में उस समय के राजाओं में ये नजरिया कम होने लगा कि ज्यादा सैन्य बल युद्ध में जीत की गारंटी है। भारत पर जब कभी विदेशी आक्रमण हुए, हमारे सैनिकों की बहादुरी और देशभक्ति के बावजूद विदेशियों की बेहतर युद्धक प्रौद्योगिकी और तकनीक के चलते हमें हारना पड़ा। जैसे जैसे समय बीता, उन्नत तकनीक के हथियार बनते गए। पहली बार इटली ने तुर्की के विरुद्ध सन 1911 में युद्ध में हवाई जहाजों का उपयोग किया। तरह तरह के बम, मिसाइल और अन्य हथियार बनते गए। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराने से हुआ। उस समय तक आणविक हथियारों का कोई तोड़ नहीं था और जापान तथा जर्मनी ने इस उन्नत प्रौद्योगिकी के आगे घुटने टेक दिए। इस बम की भयानकता के बारे में आप YouTube की चैनल इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो को देख सकते हैं। A chain reaction of profound tragedy had begun, ending with the death of about 140,000 people. Shadows were seared into stone from the blinding light of the blast. The force of the explosion was equivalent to 15,000 tons of TNT, pushing a mushroom cloud more than 18,000 meters into the atmosphere. Every building within a kilometer and a half of the epicenter effectively vaporized. Fires erased many of the structures that remained in more distant areas of the city, while a poison of radiation seeped into the very genetics of those who survived the impact. पर आधुनिक हथियारों की अंधी दौड़ की कहानी यहां नहीं रुकती। armscontrol.org की वेबसाइट के अनुसार रूस के पास सर्वाधिक 5,580, अमेरिका के पास 5,225 आणविक हथियार हैं। इसके अलावा चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के पास भी आणविक हथियार हैं। ईरान अणुबम बनाने के बहुत करीब बताया जाता है। इसका अर्थ तो यही है कि दुनिया में खतरनाक हथियार बनाने की दौड़ जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध में आणविक युद्ध के खतरे की बात की जाती रही है। यह भी कहा जाता है कि इजराइल ईरान युद्ध में और रूस यूक्रेन युद्ध में भी अणुबमों के इस्तेमाल की संभावना बनी हुई है। हाल की लड़ाइयों से यह बात समझ में आने लगी है कि सैनिकों का आमने सामने आकर बहादुरी से लड़ने का जमाना अब नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल की लड़ाई में भारत ने बिना पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किए हुए ही वहां पर अनेक ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान कुछ कम नुकसान कर पाया, परंतु पाकिस्तान से आए ड्रोन्स ने भी भारत में अनेक शहरों में कई सैनिक और सिविलियंस की जान ली। आज के युद्ध में शत्रु बिना सामने आए ही आपको दूर से ही तबाह करने की ताकत रखता है। ऐसे में बहादुरी किस काम आएगी? आप तलवार बंदूक हवा में लहराते रहिए, दुश्मन दूर से ही आपका काम तमाम कर देगा। अब तो ये बात भी सामने आने लगी है कि अणु युद्ध के अतिरिक्त ड्रोन भी उच्च तकनीक के द्वारा दूर से दुश्मन का सफाया करने की ताकत रखते हैं।
हाल ही में यूक्रेन ने FPV ड्रोन के हमले से रूस के अनेक हवाई जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है। FPV का अर्थ है फर्स्ट पर्सन व्यू, मतलब यह कि जिस ड्रोन में एक कैमरा लगा होता है उसे रिमोट से ड्रोन को संचालित करने वाला व्यक्ति दूर बैठकर सब कुछ इस प्रकार से देख सकता है जैसे वो स्वयं ड्रोन के भीतर ही बैठा हुआ हो। ये छोटे छोटे ड्रोन कुछ शादियों की फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले ड्रोनों जैसे ही होते हैं और इन्हें कुछ किलोमीटर दूर से रिमोट से चलाया जा सकता है। इनमें रखा हुआ बम बड़ी आसानी से लक्ष्य को तबाह कर सकता है। इस तरह ड्रोन चलाने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित रहकर दुश्मन को नष्ट कर सकता है। डेली मेल वर्ल्ड पर इस बारे में एक छोटी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। Special forces who are fighting Russia to the north of Kharkiv. They're using some of the latest battlefield tech, FPV or first-person view drones, to blow up Russian vehicles and trenches. These tiny, cheap kamikaze aircraft have been around for years, filming weddings and racing each other. But now some believe they're revolutionizing modern warfare. But are they really the next big thing, or are they just filling a gap in Ukraine's arsenal? We're going to delve into how an FPV works, analyze this tape, and speak to an expert to find out. There's no single model of an FPV. They're built by dozens of companies, hobbyists, and even by troops on the front line. So they're all a little bit different, but they tend to follow the same design, which starts with an X-shaped frame. This is typically made from carbon fiber or plastic, which is either repurposed from an existing drone, like a racing drone, or created using a 3D printer. At the end of each arm is a small electric motor and a propeller that the drone uses to accelerate and steer. There are 4 in total, making this drone a quadcopter. Having 4 motors means the drones are fast. 60 miles an hour top speed is nothing unusual, but some can reach 100 miles an hour or more, and they can make very sharp turns. Strapped to the underneath of the drone, using cable ties or something similar, is the payload. For FPVs, this is usually an anti-tank shell. Here we're using the warhead from an RPG-7 rocket launcher that probably weighs somewhere between 2 and 4.5 pounds. On top, there's a battery, which gives the drone a range of around 6 miles. And on the front is a small camera, which acts as the drone's eyes, and at the back is a transmitter. इसके अलावा आजकल के युद्धों में जैविक और रासायनिक हथियारों का उपयोग किया जाना भी संभव है। हालांकि इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून में वर्जित है, क्योंकि इनके द्वारा बड़े पैमाने पर सिविलियन जनसंख्या की मृत्यु हो सकती है। जैविक हथियारों के रूप में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और टॉक्सिन का उपयोग किया जाता है। इनमें चेचक, प्लेग, इबोला जैसी खतरनाक महामारी दुश्मन के क्षेत्र में फैलाई जा सकती है। असीरियाई लोग प्राचीन काल में अर्गट नाम के फंगस का प्रयोग करते थे। रोमन सिपाही अपने तीर और तलवारें दुश्मन के टट्टी पेशाब में डुबाकर उसका उपयोग करते थे, जिससे उनसे होने वाले घावों के कारण शत्रु को टेटनस हो जाए। प्राचीन काल में जहर बुझे तीरों का उपयोग करना आम बात थी। कहा जाता है अमेरिका में यूरोप से आई सेना ने वहां के मूल निवासियों को चेचक से संक्रमित कंबल बांटे थे, जिन्हें ओढ़ने के कारण अमेरिका के मूल निवासियों की बस्तियों में चेचक की महामारी फैल गई थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में एंथ्रेक्स, बॉटुलिज्म आदि बीमारियों का प्रयोग जैविक हथियारों के रूप में किया गया था। जैविक हथियारों के संबंध में आप YouTube के चैनल हेल्थ प्लस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो को देख सकते हैं। 1346 ईस्वी में प्लेग से मरने वाले मंगोल योद्धाओं की लाशों को क्रीमिया के काफा शहर की दीवारों पर फेंक दिया गया था। एक लंबी घेराबंदी के बाद, जिस दौरान जेनी बेग अधीनस्थ मंगोल सेना रोग से पीड़ित थी, उन्होंने काफा शहर के निवासियों को संक्रमित करने के लिए लाशों को शहर की दीवारों पर फेंक दिया। ऐसा अनुमान है कि यूरोप में ब्लैक डेथ के आगमन के पीछे शायद उनकी इस करतूत का ही हाथ था। ये घटना करीब 250 साल पुरानी है, लेकिन अमेरिकियों के जहन में आज भी जिंदा है और ये बहुत दुखदाई है। कई अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि आजादी के लिए संघर्ष कर रहे अमेरिकियों पर ब्रिटिश हुकूमत ने जैविक हमला करवाया था। अमेरिका को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को, लेकिन इस आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही कई इलाकों में स्मॉल पॉक्स की बीमारी बुरी तरह से फैल गई थी। इस बीमारी को लेकर बाद में खुलासा हुआ कि ये ब्रिटेन द्वारा प्रायोजित जैविक हमला था। ब्रिटिश सेना ने स्थानीय अमेरिकियों पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिससे बड़ी संख्या में अमेरिकियों की तड़प कर मौत हो गई थी।
चीन जापान युद्ध के दौरान जापान की इंपीरियल आर्मी ने ज्यादातर चीनियों पर जैविक प्रयोग किए। इसमें एंथ्रेक्स, प्लेग, हैजा, जापानी बी इन्फ्लाइटिस, रिफ्ट वैली बुखार, येलो फीवर, चेचक मुख्य रूप से शामिल है। रासायनिक हथियारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रतिबंधित है। पुराने समय में इनका उपयोग अक्सर किया जाता था। मस्टर्ड गैस, सैरिन आदि रसायनों के उपयोग से बड़े पैमाने पर सिविलियन जाने जाती थी। जॉन सिंगर सार्जेंट की प्रथम विश्व युद्ध के समय की प्रसिद्ध पेंटिंग गैस है, जिसमें मस्टर्ड गैस के हमले से अंधे हुए लोगों को दिखाया गया है। इस प्रकार के जैविक और रासायनिक हथियारों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, क्योंकि इनसे बड़ी आबादी की मृत्यु हो सकती है। अमेरिका ने जब इराक और सद्दाम हुसैन पर हमला किया था तो यही कहा गया था कि इराक ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जखीरा जमा कर रखा है। हालांकि इराक को पूरी तरह से तबाह करके उस पर विजय प्राप्त करने के बाद भी अमेरिका को वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। इन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का उपयोग आतंकी हमलों में किया जाने की संभावना भी बनी रहती है। आधुनिक समय में युद्ध की ऐसी तकनीकें भी निकल रही हैं जिनमें मारकाट की जरूरत ही ना रह जाए। इसमें साइबर युद्ध प्रमुख है। आज की दुनिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हो चुकी है। हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं यूपीआई पेमेंट से पूरी होती हैं। लगभग सारी सेवाएं ऑनलाइन हैं। बिजली घर, सड़क परिवहन, हवाई जहाजों का परिसंचलन, रेलगाड़ियों का चलना, ये सभी कुछ कंप्यूटरीकृत प्रणालियों पर निर्भर है। कल्पना करिए यदि दुश्मन देश इन प्रणालियों को हैक करके उन पर कब्जा कर ले तो हमारा जीवन पूरी तरह से तहस नहस ही हो जाएगा। सेना का आपस में कम्युनिकेशन, मिसाइल प्रक्षेपण आदि सभी कुछ हैक किया जा सकता है। दुश्मन घर बैठे आपकी सारी चालें जान सकता है, यहां तक कि आपके मिसाइलों को आपके ही देश पर दाग सकता है। मई 2007 में एस्टोनिया नाम के छोटे से देश पर जबरदस्त साइबर हमला किया गया था। 3 सप्ताह तक वहां की बैंकिंग व्यवस्था, सरकारी कामकाज और निजी संस्थानों की गतिविधियां भी ठप रहीं। अन्य देशों की तरह भारत भी साइबर हमलों का शिकार हो चुका है। अगस्त 2009 में स्वीडन के एक हैकर ने दावा किया था कि उसने स्टॉकहोम स्थित भारतीय दूतावास, डीआरडीओ तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कंप्यूटरों से ईमेल और पासवर्ड चुरा लिए हैं। फरवरी 2009 में भारत के विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान डेस्क सहित कई कंप्यूटरों पर स्पाईवेयर का हमला हुआ था। पूर्व में भारत के कुछ गोपनीय डेटा और दलाई लामा से जुड़ी सूचनाएं भी हैक की जा चुकी हैं। भारत में साइबर हमलों से रक्षा के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या सर्ट-इन नाम की संस्था सन 2004 में बनाई गई है। अमेरिका द्वारा ईरान के नाभिकीय संयंत्रों पर स्टक्सनेट के द्वारा साइबर हमले के बारे में आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। Stuxnet, the virus that sabotaged a nuclear facility. Cyber war in silence, before most of the world even knew what was happening. In 2010, a mysterious virus spread, but only triggered inside one place, an Iranian nuclear facility. The malware? Stuxnet. It silently made uranium centrifuges spin out of control and explode. No bullets, no bombs, just code. It's believed the US and Israel created it to delay Iran's nuclear program. But here's the catch. It leaked. Thousands of systems worldwide got infected before it was even discovered. Stuxnet changed everything. Cyber weapons are real. And the next war? It's already online. साइबर हमलों का प्रयोग आतंकियों और अपराधियों द्वारा भी किया जा सकता है। आज की दुनिया में आर्थिक गतिविधियां किसी भी देश की जीवन रेखा हैं। इसीलिए आधुनिक दुनिया में आर्थिक युद्ध का महत्व बढ़ता जा रहा है। अमेरिका तो अक्सर ही अपने विरोधियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित अनेक देशों पर बढ़े हुए टैरिफ लगाना इसी नीति का हिस्सा है। हाल ही में चीन ने भारत सहित अनेक देशों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात कम कर दिया है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर तो असर पड़ा ही है, पर इसके साथ चिप बनाने, चिकित्सा उपकरण बनाने और रक्षा उपकरण बनाने पर भी असर पड़ेगा। देखिए मिंट में इसके बारे में एक रिपोर्ट। India's ambitious electric vehicle goals have hit a major hurdle following China's recent restrictions on rare earth exports, including critical alloys, mixtures, and magnets. These materials are not only expensive and environmentally damaging to extract, but also essential for EV production.
The move is widely seen as retaliation against US sanctions on Chinese tech firms, particularly in the semiconductor space. By restricting exports, China is leveraging its dominance in the global rare earth supply chain, a move that could shift the balance in its trade tensions with US President Donald Trump's administration. China's ban on a broad category of rare earth-related materials have disrupted supply chains across several key industries, including automotive, aerospace, semiconductors, and defense. भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित किया जाना भी आर्थिक युद्ध का ही एक तरीका है। पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को यदि रोक दिया जाएगा तो वहां पर कृषि के लिए पानी कम पड़ जाएगा, जिससे पाकिस्तान को काफी आर्थिक कठिनाई होगी। परंतु दूसरी ओर हमें यह भी देखना होगा कि चीन तिब्बत में अनेक बांध बनाकर भारत की ओर आने वाली नदियों के प्रवाह को रोकने का प्रयास कर रहा है। यह भी एक प्रकार का आर्थिक हमला ही है। अमीर देश गरीब देशों को ऋण जाल में फांसकर अपना आर्थिक गुलाम बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसका उदाहरण चीन द्वारा श्रीलंका, बर्मा, मालदीव और पाकिस्तान में किया जा रहा निवेश है। आधुनिक दुनिया में सोशल मीडिया की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग करके आजकल सोशल मीडिया युद्ध भी लड़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाकर किसी देश के विभिन्न समुदायों में आपसी रंजिश पैदा की जा सकती है, जिससे वे आपस में लड़कर ही कमजोर हो जाएं। आजकल तो सोशल मीडिया में नैरेटिव सेट करके चुनावों को प्रभावित तक करने के आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस ने फेक न्यूज आदि से चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया था। देखिए इस बारे में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट। Declined to comment. U.S. intelligence officials have concluded that Russia used fake news and cyber attacks to help Trump beat Democrat Hillary Clinton in the 2016 election. युद्ध के समय सोशल मीडिया पर फेक वीडियो, फर्जी एक्सपर्ट और फेक न्यूज की तो बाढ़ आ जाती है। सभी पक्ष पूरा प्रयास करते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग करके नफरत भड़काई जाए और अपने पक्ष को मजबूत दिखाया जाए। इसका उदाहरण हमने हाल ही के भारत पाक संघर्ष में तो देखा ही है। ईरान इजराइल युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भी न जाने कितने फेक वीडियो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया का युद्ध के लिए दुरुपयोग किया जाना आज की एक कड़वी सच्चाई है। छद्म युद्ध की इस दुनिया में अब एंट्री मारी है एआई ने। जो काम मानव आसानी से नहीं कर सकता उसे एआई द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। एआई का उपयोग उन सभी चीजों के लिए किया जाएगा जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। एआई से फेक न्यूज बनाई जा सकती है, फर्जी वीडियो और फोटो बनाए जा सकते हैं, साइबर अटैक किए जा सकते हैं, दुश्मन की साइबर अधोसंरचनाओं पर कब्जा किया जा सकता है, दुश्मन के आधुनिक कंप्यूटरीकृत हथियारों को रिमोट से ही अपने कब्जे में लिया जा सकता है, जासूसी भी की जा सकती है और यहां तक संभव है कि कुछ दिनों में माइंड कंट्रोल भी किया जा सके। आखिर इलॉन मस्क ने अपनी न्यूरोलिंक कंपनी में कंप्यूटरों को सीधे मानव मस्तिष्क से जोड़ने का प्रयास तो किया ही है। यदि ऐसा हो गया तो इंटरनेट के द्वारा आपकी सोच को सीधा प्रभावित करना भी संभव हो जाएगा। तो आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि आधुनिक समय में युद्ध की परिभाषा ही बदल गई है। अभी तक तो शायद सैनिकों की बहादुरी का कुछ प्रभाव युद्धों पर पड़ता आपको दिखता भी होगा, पर निकट भविष्य में युद्ध बहुत दूर से ही रिमोट के द्वारा लड़े जाएंगे और मरने वालों को पता भी नहीं होगा कि मौत उनके सर पर मंडरा रही है। तब युद्ध में केवल उन्नत तकनीक और प्रौद्योगिकी ही काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।